नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के ऊपर जो कि यूजीसी नेट री एग्जाम के दृष्टिकोण से और आगामी जितने भी हिंदी विषय से एग्जाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। खासतौर से यदि आप यूजीसी नेट यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक मूल टेक्स्ट पर आधारित प्रश्नों को खोज रहे होंगे या फिर उन मूल टेक्स्ट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको एक दृष्टि मिलेगी कि हम मूल टेक्स्ट को एक से अधिक बार पढ़ते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई नया प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं, उसी नजरिए से इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया, यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। उक्त गद्यांश का संबंध किस नाटक से है? ऑप्शन दिया गया, आगरा बाजार, बकरी, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक हैं आपके सिलेबस में लगे हुए हैं यूजीसी नेट के। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो कि इब्राहिम अलका जी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया, यानी कि किसी न किसी से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, बकरी नाटक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है। और आप जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो किस सप्तक से जुड़े हुए हैं, वो कवि भी थे, साथ में उन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा जो कि आम आदमी का जीवन उसमें व्यक्त किया जाता है। तो ये नाटक लिखने का उद्देश्य क्या रहा सर्वश्री दयाल सक्सेना के, कि इब्राहिम अलका जी से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हिंदी में तो बहुत सारे नाटक लिखे गए, भारतेंदु प्रसाद, मोहन राकेश, लेकिन कोई ऐसा नाटक नहीं है जो कि आम आदमी के समसामयिक मुद्दों को उठाता। तो नाटक लिखा गया बकरी नाम से। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको गांधीवाद भी दिखाई पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं, धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। उक्त दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक की है? तो यहाँ पर देखिए, दृश्य परिवर्तन के आधार पर सवाल पूछा गया है और हमें बताना है कि ये जो यहाँ पर कथन दिया गया है ये किस नाटक से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, भारत दुर्दशा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नीचे के दो ऑप्शन है, महाभोज और भारत दुर्दशा, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको आप इस प्रश्न से बाहर भी कर सकते हैं। मुकाबला ए और बी के अंतर्गत है और दोनों का आप देखेंगे जो विषय वस्तु है महाभारत से, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक कौन है, ये सब आपके दिमाग में तुरंत छपना चाहिए। और साथ में ये नाटक कब प्रकाशित हुआ, कौन कौन से इसके पात्र हैं, ये सब आपके दिमाग में आने चाहिए। और नहीं आ रहे हैं तो इस चैनल पर हमने शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट नोट्स और इसके बाद मैराथन कोर्स सब कुछ किया हुआ है। बस आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमारे प्रति विश्वास होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पर काफी जोर देता हूं कि अगर आप लोग विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे किसी भी जगह पर। तो इस दृश्य परिवर्तन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं, धीरे धीरे प्रकाश। अगर आपने थोड़ा बहुत रंगमंच का अनुभव किया होगा तो वहां पर आप देखते हैं कि रंगमंच बना रहता है, तो जैसे ही शुरू होता है तो पहले अंधेरा रहता है, फिर धीरे धीरे वहां पर प्रकाश होना शुरू कर देता है। इधर पूरा दर्शक बैठे रहते हैं, इधर पूरा अभिनेता जो होते हैं। तो ये दृश्य परिवर्तन वहीं का है। कौन आ रहा है? 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा की एज यहाँ पर क्या बताया गई, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। तो ये कथन या फिर दृश्य परिवर्तन की सूचना एक और द्रोणाचार्य नाटक से लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा, पहला अंक गर्मियों में एक दिन, दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन, तीसरा अंक 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। तो प्रश्न को देखने के बाद आपके दिमाग में वो मूल टेक्स्ट यानी वो नाटक
आपके दिमाग में आ गया होगा अंजो दीदी, और इसके नाटककार कौन है, प्रकाशन वर्ष कब है, पात्र कौन कौन से, सब आपके दिमाग में आना चाहिए। अपने दिमाग को रबर की तरह बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश भी की जाती है कि आपके जो सोचने समझने की क्षमता है उसका दायरा बढ़े। तो जैसे ही आपने इन विकल्पों को देखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हमें असत्य कथन खोजना है। तो ऊपर के तीनों जो कथन है वो सत्य है। कि अंजो दीदी नाटक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया, शुरुआत में ही बताया गया है कि स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा है। पहला अंक जो है वो गर्मियों में एक दिन है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। अब यहाँ पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अंजो दीदी, जो कि 2 अंकों में विभाजित नाटक है, अब इन दोनों अंकों के बीच कितने साल का फर्क है, 20 वर्ष का। एक बार हमने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा भी था, और यहाँ पर देखिए कैसे विकल्प में प्रश्न के तौर पर आ गया है। ठीक है, 2 अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल। तो आप न पढ़े हुए भी अंजो दीदी को समझ पाएंगे कि इसमें 2 अंक है। स्थान दिल्ली की चर्चा की गई है। आगे एग्जाम में हो सकता है कि अंजो दीदी में किस जगह का वर्णन किया गया है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कुछ भी बोला जा सकता है। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना दूर अगर आपने धैर्य बनाकर देख लिया, आपके दिमाग में वो पुराना पैटर्न नहीं है कि जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है वो फालतू बताया जा रहा है। अब तो पैटर्न बदल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्स्ट और बेस तो वही रहेगा, बस पूछने का क्या हो जाता है, ढंग अलग हो जाता है। आपके हाथ में बैट होगा, आपके हाथ में बॉल होगी, पिच 22 गज की होगी, 11 खिलाड़ी होंगे, आपको मारना है तो आप चाहें तो 360 डिग्री का मार सकते हैं, आप चाहें तो सीधे बॉलर के हाथ में कैच समा सकते हैं। तो देखिए, पढ़ना सब वैसे ही है, बस अपना बेस मजबूत कीजिए, अपना विश्वास मजबूत कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि वो भाड़े पर आते हैं ताकि थोड़ा कुछ इधर उधर कमेंट्स करके चले जाएं। तो अंजो दीदी बातों ही बातों में आप पूरा समझ गए होंगे कि उसमें 2 ही अंक है। जो तीसरे अंक की बात की जा रही है वो केवल ऐसे विकल्प को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो विशु और क्या विशु की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूत्रधार, दृश्य परिवर्तन, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इस प्रश्न पत्र में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी रचना के बारे में हम बात करेंगे उसमें सूत्रधार का काफी रोल है। ठीक है, यहाँ पर सरोहा एक जगह है, उसकी बात की जा रही है। आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार हमने सरोहा नामक जगह किस रचना में पढ़ी हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभोज। जब महाभोज की बात आ रही है तो तुरंत आपके मन में उसके लेखिका का नाम आ जाएगा और उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो सरोहा की में जो भी घटी छोटी छोटी घटना भी इस सीट के साथ जोड़कर देखी जा रही हैं, वरना और दिन होता तो क्या, तो विशु और क्या विशु की मौत है। विशु जो कि पात्र के तौर पर है महाभोज का। ये सूत्रधार का जो कथन लिया गया वो नाटक महाभोज जो कि मन्नू भंडारी का है। हालांकि महाभोज आप देखेंगे कि उपन्यास भी है, लेकिन इसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही सीधा सामान्य प्रश्न पूछा गया कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह। तो बिल्कुल समय यहाँ लेना ही नहीं है, आपके दिमाग में आ गया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नामवर सिंह। संस्कृति और सौंदर्य में नामवर सिंह ने अशोक के फूल के बारे में भी चर्चा की हुई है। तो कुछ यहाँ पर कथन आप देख लेंगे कि अशोक के फूल से रिलेटेड आते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन सा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो कुछ न कुछ जैसे आप देखेंगे नामवर सिंह के रचनाओं में, तो कहीं न कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं। आप चाहे दूसरी परंपरा की खोज पढ़ें, संस्कृति और सौंदर्य पढ़ें, वहां पर इनका नाम आ ही जाता है। और कारण भी है कि ये इनके शिष्य रहे, नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। ये कथन आप सभी के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मैं इनकी आशा, आकांक्षा
उत्साह, साहस और उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित होकर, प्रेरित होकर आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। कैसे उस साधारण लोहा में परिवर्तन होता है, वो भी चुंबकीय आकर्षण अपने अंदर धारण कर लेता है। ये सब आपके ग्रुप और आप किसके संपर्क में उस पर निर्भर करता है। तो ये निबंध, ये जो कथन पूछा गया, ये किस निबंध का अंश है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया विज्ञान और साहित्य, उत्तर फाल्गुनी के आसपास नाखून क्यों बढ़ते हैं, कविता क्या है, हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो निबंध पूरे पढ़ लिए थे, कई बार पढ़ लिए थे, लेकिन ये कहाँ से पूछ लिया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। जो निबंध है आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है जब वो किसी चुंबकीय आकर्षण के ग्रुप में रहता है। उसके अंदर आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है, साहस है। ये सभी चीजें आप अपने चरित्र में भी लाइए तो बड़ा आप देखेंगे कि अंतर दिखाई पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप हजारों रुपए देकर कोचिंग करेंगे, इस तरीके की बातें आपको शायद बताने, क्योंकि वहां पर तो है कि कितना हम अपने व्यापार को बढ़ाएं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ सफेद। पंक्ति के लेखक का नाम है। ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह, नामवर सिंह। तो देखिए, प्रश्न को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जरूर आना चाहिए कि पवित्रता की बात की जाए, यहाँ पर भेड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब आप आपके सिलेबस में जो भी निबंध लगा हुआ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए। ये थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र जो कि खुद एक पत्र के संपादक थे, तो हम देखते हैं कि ये निबंध उनके जो थे अधिकतर किस पत्र में प्रकाशित हुए। ऑप्शन दिया गया प्रताप, ब्राह्मण, सरस्वती, बाल बोधिनी पत्रिका। तो इसमें हमें बताना कि सही जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब तक पहुंचे कि ब्राह्मण नामक जो पत्र है उसमें प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध प्रकाशित हुए थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर के लेखक है। बहुत ही सामान्य छोटा सा प्रश्न, लेकिन उसकी कीमत उतना ही है जितने की बड़े प्रश्नों की है। उठ जाग मुसाफिर के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया विवेकी राय, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए है विवेकी राय। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता, भाव एवं मनोविकार संबंधी, आलोचना का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की खास विशेषता क्या थी। अगर आपने चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ा होगा और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आप सहमत होंगे कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध लिखा करते थे और आलोचना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप भी उसमें दिखाई पड़ता था। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। बहुत ही इजी था, लेकिन आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाव एवं मनोविकार पर आधारित होते हैं। आलोचना में जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी रस मीमांसा, आपने इसका नाम सुना होगा। और इसके अतिरिक्त व्यवहारिक आलोचनाओं में आप देखेंगे जिसमें उन्होंने जयसी पर लिखा है, सूर पर लिखा, जिसको कि हम त्रिवेणी कह सकते हैं, तुलसी पर लिखा, और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हर एक कवि और लेखक पर उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के रूप में है ही। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, विवेकी राय। तो व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की खास विशेषता है। तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप अपने नोटबुक पर इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने लिख लीजिए, मानवतावादी प्लस सांस्कृतिक निष्ठा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे और कितना भी घुमाकर सवाल आएगा आप जरूर उसको कर लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये बात कही जा रही होगी। अगला प्रश्न है कि विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो विद्या निवास मिश्र का इजी क्वेश्चन है पूछा गया है।
सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का हो गया। और बाकी आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में ही है, ठीक है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सांकेतिक रूप में लिख दिया है, आपका दिमाग भी उसको सेव कर लिया होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, यह किस निबंध का अंश है? आपको याद आ गया होगा कि ये हमने कहीं न कहीं तो जरूर पढ़ा है, इंपॉर्टेंट करके इसको आप कर सकते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उठ जाग मुसाफिर। तो देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में जितने निबंध लगे हुए हैं, इस पेपर की खास विशेषता ये है कि एकदम सिलेबस वाइज इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप 1% भी नहीं कर सकते कि ये चीज बाहर से आई हुई है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। और एक प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था कि ये कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, और इन्होंने कहाँ पर भाषण दिया था, ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं, किस मेले में दिया हुआ था। ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है यही तथ्य आगे आपको प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ जाए, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं, हम लोग हैं, वो आराम और आलस करने में आगे हैं, लेकिन अमेरिकन को देखा जाए, अंग्रेज को देखा जाए, फ्रेंच को देखा जाए, तुर्की को देखा जाए, तो सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पहले नंबर पर कौन आए। और हम लोग क्या है कि हम लोग आलस कर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या यहाँ पर बकवास कर रहा है, अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मनोरंजन मसाला वाला वीडियो देखूंगा, मैं शॉर्ट वीडियो देखूंगा, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा, अपने से पढ़ूंगा, इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आती हैं और कुल मिला के आलस, और उससे हम भी प्रभावित होते हैं, कई बार हम भी आलस करते हैं, ये हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन इस निबंध के माध्यम से हमारे मन में यही आता है कि कोशिश करनी चाहिए, सरपट दौड़ना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि आप जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त का व्यंग्य प्रधान निबंध है, और इसमें उन्होंने टारगेट किसको किया है, लॉर्ड कर्जन को किया हुआ है। लॉर्ड कर्जन को उन्होंने टारगेट करके ये एक तरीके से भारत मित्र नाम का जो पत्र है उसमें इसको संपादित, इसमें प्रकाशित करवाया है, और कई अध्यायों में बटा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर अलग से भी हमने शिव शंभू के चिट्ठे पर चर्चा की हुई है, परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से हमने बताने का प्रयास किया, जरूर आप देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो शिव शंभू के चिट्ठे में किसको टारगेट किया गया यानी संबोधित किया गया, यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया, संबोधित किया गया, सही जवाब हो गया लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने की बंगाल विभाजन किया हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज है? ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि रिपीट के तौर पर, इसके पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट में आपसे विशेष चर्चा की थी, आपको याद हो न याद हो, मुझे लेकिन याद है। यहाँ पर देखिए हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी हैं तुरंत बोल दिए कि जिंदगी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो? क्या जबरदस्त तरीके का एक कथन है, ये हम सभी के जीवन से है। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो? मान लीजिए आसानी से आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आसानी से नौकरी लग जाती है, तो उस संघर्ष को, उस तड़पन को, उस तपन को नहीं महसूस कर पाएंगे, ठीक जैसा संबंध अंधेरी रात और रोशनी की रात में। पूछा गया कि उपरोक्त अंश किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, माटी की मूर्तें। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आपके दिमाग में ये सब दौड़ रहा होगा, बिल्कुल दौड़ना भी चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी इस बात को लिख रही हैं प्रेमचंद को याद करते हुए कि जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त या फिर वक़्त उसे कैसे मालूम। जबरदस्त तरीके का ये कथन रहा, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी अभी अंधेरी रात में, ये कोशिश कीजिए कि रोशनी वाली रात या रोशनी वाला समय उनके जीवन में आने ही वाला है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, शिवरानी देवी, शिवानी। तो आप हुदरी आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, सिलेबस अगर आप बढ़िया से थोड़ा बहुत देखे होंगे तो तुरंत इसको बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, रमणिका गुप्ता। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर
बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? ऑप्शन दिया गया रुपए, गदा, वीणा, बांसुरी। तो भोला राम का जीव, व्यंग्य प्रधान रचना, हरिशंकर परसाई की। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। इसमें पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? आपको वो दृश्य जरूर याद आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, वीणा को रख लिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, कृष्णचंद्र, विष्णु प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र। जामुन का पेड़ सामान्य एक प्रश्न है, फिर भी इस प्रश्न के बहाने जामुन का पेड़ की विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से इसमें पात्र हैं और कौन सा महत्वपूर्ण कथन है, उसको जरूर आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। ये रचना आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और साथ में केबीएस की अगर आपने तैयारी की होगी या फिर इस चैनल से जुड़े होंगे तो जामुन का पेड़ पे हमने विस्तार से बात की हुई है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का अंश है? आवारा मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी यह भी। तो देखिए ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको उस टेक्स्ट के तरफ जरूर ले जा रहा होगा कि आखिरकार आपने इस कथन को कहाँ पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो देखिए जब भी कायस्थों की बात आए तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम जरूर आना चाहिए, वो है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं से इस कोटेशन को लिया गया है और कायस्थों से जुड़े हुए थे। वो श्रीवास्तव भी थे और ज्यादा क्या बताने की जरूरत है, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, सारी चीजें आप जानते भी हैं। तो ये कथन देखिए कहां से ले लिया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि मेरी तिब्बत यात्रा में प्रथम खंड कौन सा है? मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकृत्यायन का यात्रा वृत्त आप पढ़ेंगे तो उसमें कई खंड बटे हुए हैं जिसकी चर्चा हमने अपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया, लहासा से उत्तर की ओर, श्योक की ओर, नेपाल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि प्रथम खंड जो है लहासा से उत्तर की ओर। लहासा कहाँ पर है? ये तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मुझे याद आता है कि जब मैं 9वीं का विद्यार्थी था तो हमारे फील्ड में सभी विद्यार्थियों को बैठाया गया था और एक व्यक्ति अतिथि के तौर पर आया था कुछ अपना स्पीच देने के लिए और उसने कहा कि मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं, कोई बता सकता है क्या? सवाल उन्होंने पूछा कि तिब्बत की राजधानी कहाँ है। तो हम लोग उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन हमारे पीछे जो टीचर थे उन्होंने इशारा किया, उन्होंने लासा का इशारा किया अपने दोनों अंगुलियों को ऐसे, जैसे लासा अंगुली में चिपक जाता है तो लसर लसर करता है, उसी टाइप से उन्होंने संकेत किया। तो एक लड़का धीरे से उठा और बोला कि सर लासा है। ठीक है, लासा आप लोगों ने देखा होगा, खासतौर से अगर कोई पूर्वांचल से जुड़ा होगा तो, जिसको कि हम गोद भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसको शाबाशी दी कि वेरी गुड, तुमने बता दिया, जबकि हमें पता नहीं था। तो लासा शब्द जब भी हम देखते हैं तो वो घटना हमें याद आ जाती है। आप लोगों के स्कूली जीवन में भी इस तरीके की घटनाएं जरूर हुई होंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कुल कितने प्रकरण है और उन प्रकरणों के अलग अलग शीर्षक क्या है, इस पर हमने नए पैटर्न के दृष्टिकोण से बहुत बात की हुई है। अगर आप चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत लगेगा कि ये तो बहुत पहले बात हो गई है। ठीक है ना, तो देखिए नए पुराने दोनों को आपको मिलाकर चलना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो, उपयुक्त सभी। तो जीवनी लेखन, जीवनी और आत्मकथा दो विधाएं होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, आत्मकथा में लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी में किसी लेखक या व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक है, तो अन्य कोई लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी और जब खुद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी। और आप देखेंगे कि मैं एक बार राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम में गया हुआ था और हमने वहां पर सवाल पूछा था कि आत्मकथा अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो जानता है कि जो घटना है वो लिख रहा है वो सही लिख रहा है, लेकिन जीवनी में तो तीसरे व्यक्ति के ऊपर है, यानी जीवनी लिखना ईमानदारी के दृष्टिकोण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमने सवाल पूछा हुआ था और हमारे जो एक्सपर्ट थे वो थोड़े से
वहां पर इस प्रश्न को लेकर गंभीर हुए थे। आप लोगों ने उस छोटी सी वीडियो को जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पे है वो। ठीक है, जीवनी लेखन में कौन सी घटना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सभी चीजें इसमें क्या है, जरूरी है कि संवेदना हो और उसमें एक तारतम्यता भी हो, अनुभवों की तारतम्यता, ये ना कि पहले कोई चीज कही जा रही है फिर बाद में कोई चीज कही जा रही, और उसमें क्या हो, भावों का भी आलोड़न या फिर समावेश सही तरीके से किया गया हो। तो सही बातें हैं, आगे के लिए ध्यान में रखिए। ये सब यहाँ पर लग रहा है आपको कि ये एग्जाम प्रैक्टिस प्रश्न के रूप में है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि जीवनी के बारे में बताइए कुछ। तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों का आलोड़न करने की क्षमता हो, शक्ति हो, तो उसे हम जीवनी कह सकते हैं। तो सामने वाला जो एक्सपर्ट होगा वो आपका चेहरा ही देखता रह जाएगा कि क्या गजब का बोल रहा है, और उसको क्या मालूम है कि ये ऑलरेडी अनुराग हिंदी एकेडमी से पढ़कर आया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के परफॉर्मेंस से हमारी परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है। हालांकि प्रत्यक्षतः मैं आपके साथ नहीं जुड़ा हूं, अप्रत्यक्षतः ही जुड़ा हूं, लेकिन ये काफी है। आगे बात करते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है पूछा गया, मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया रमणिका गुप्ता, तुलसीराम, मुक्तिबोध, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। यहाँ पर रहता तो और ये ऑप्शन बढ़िया हो जाता। सही जवाब हो गया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, तुलसीराम। मुर्दैया किसकी रचना है? तुलसीराम की। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। हमारे लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं और री एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आगे अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को देखेंगे, फिर जब आप रिवीजन करने जाएंगे मूल टेक्स्ट को, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।